हम लोगों ने इसके पहले की क्लास में अर्थशास्त्र की परिभाषा को बहुत विस्तार से देखा है। आज हम लोगों को नेचर एंड स्कोप के बारे में पढ़ना है। देखो, मैंने आपसे बताया कि ये पूरा का पूरा कंटेंट इसकी स्क्रीन पर भी है। एक बार हम इसलिए पढ़ करके आपको सुना देते हैं, तब व्याख्या करेंगे, ताकि आप जब खुद पढ़ें तो आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो। देखो, नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स में किसी भी विषय के स्वभाव का अर्थ है कि वह विषय विज्ञान है अथवा कला, और यदि विज्ञान है तो वह वास्तविक विज्ञान है, पॉजिटिव साइंस है, अथवा आदर्श विज्ञान है, नॉर्मेटिव साइंस है। जब हम विषय क्षेत्र की बात करते हैं तो विषय क्षेत्र का अभिप्राय उसके अध्ययन सामग्री से है, अर्थात उसमें हम किस बात का अध्ययन करते हैं। तो दो चीज़ें क्लियर हो गई। जब हम स्वभाव की बात करेंगे, इसका मतलब इस बात की व्याख्या करेंगे कि वह विज्ञान है अथवा कला है। अगर विज्ञान है तो वास्तविक विज्ञान है या आदर्श विज्ञान है। और यदि हम उसके विषय क्षेत्र की बात करते हैं तब इस बात की व्याख्या करेंगे कि उसमें हम किस बात का अध्ययन करते हैं या उसका विषय क्षेत्र क्या होगा। अब सवाल यह है कि क्या अर्थशास्त्र विज्ञान है? इकोनॉमिक्स एज ए साइंस की जब बात करेंगे तब क्या बात है? विज्ञान की सामान्य परिभाषा यह है कि साइंस इज ए सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज which describes the cause and effect relationship। किसी भी विषय का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित ज्ञान विज्ञान कहलाता है, जो कारण और परिणाम की व्याख्या करता है, काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करता है। अब लेकिन अगर हम ये कहें कि केवल क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान विज्ञान है या तथ्यों के समूह को हम विज्ञान कहते हैं, तो पोइनकेयर ने साइंस एंड हाइपोथेसिस में यह बताया कि तथ्यों का समूह ठीक उसी प्रकार विज्ञान नहीं है जैसे ईंटों का समूह मकान नहीं है। जैसे ईंट आप एक जगह इकट्ठा रख दीजिए तो क्या मकान हो जाएगा? इसका मतलब कि इट रिक्वायर्स सर्टेन प्लानिंग, सर्टेन अरेंजमेंट, सर्टेन इट विल हैव टू फॉलो सर्टेन गाइडलाइंस। इसका मतलब कुछ निर्धारित नियम हैं, पद्धतियां हैं, सिद्धांत हैं जिसका उसे पालन करना पड़ेगा। एक आपको मैप बनाना पड़ेगा, उसके अनुसार आपको ईंटें को अरेंज करना पड़ेगा, तब वो मकान का रूप लेगा। उसी तरह विज्ञान में भी केवल तथ्यों का समूह उसे विज्ञान नहीं बनाता, बल्कि उसके विज्ञान होने के लिए कुछ अनिवार्य कंडीशंस हैं, स्टेप्स हैं जिसे उसको पालन करना होता है। या आप कह सकते हैं कि यू विल हैव टू फॉलो सर्टेन साइंटिफिक स्टेप्स। कुछ वैज्ञानिक चरण आपको का पालन करना पड़ेगा। जैसे आपने देखा होगा कि जब आप साइंस में कोई प्रैक्टिकल करते हैं तो आप प्रैक्टिकल को अपनी कॉपी पर लिखते हैं। तो लिखने में सबसे पहले क्या करते हैं? आप लिखते हैं कि आपने उपकरण, टूल्स क्या यूज़ किए, फिर आप लिखते हैं कि आपका उद्देश्य क्या था, फिर आप लिखते हैं कि आपने डेटा कैसे कलेक्ट किया, फिर आप लिखते हैं कि आपने उसका रीडिंग कैसे ली, आखिर ऑब्जर्वेशन कैसे किया आपने, फिर उसका आप एनालिसिस करते हैं। फिर एनालिसिस के बाद आप उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं, निर्वचन करते हैं, उसकी व्याख्या जिसे आप कहते हैं करते हैं। फिर आप उस व्याख्या के बाद निष्कर्ष निकालते हैं और तब आप भविष्यवाणी करते हैं कि यदि ऐसा हुआ तो ऐसा होगा। इसका मतलब साफ साफ ये हो गया कि विज्ञान में भविष्यवाणी करने की क्षमता होनी चाहिए। अब इस आधार पर अगर ये सारी विशेषताएं विद्यमान हैं कि आप डेटा आंकड़ों का संग्रहण किया जाए, क्लासिफिकेशन किया जाए, एनालिसिस की जाए, इंटरप्रिटेशन किया जाए और प्रेडिक्शन किया जाए, तो ये उपर्युक्त आधारों पर अर्थशास्त्र निश्चित रूप से विज्ञान है। अगर आप इसके आधार पर अर्थशास्त्र की बात करें, अर्थशास्त्र में डेटा भी कलेक्ट होता है, अर्थशास्त्र में उसका ऑब्जर्वेशन भी होता है, उसका विश्लेषण भी होता है, उसका निर्वचन भी होता है, उसका निर्वचन भी होता है, ठीक है। और उसके आधार पर हम उसकी व्याख्या भी कर सकते हैं और हम भविष्यवाणी भी कर सकते हैं कि यदि कीमत घटेगी तो मांग बढ़ जाएगी। ये हम भविष्यवाणी कर सकते हैं डेटा के आधार पर, पीछे के अनुभव के आधार पर, इंटरप्रिटेशन के आधार पर। पूरा शेयर मार्केट ही आप देखें तो भविष्यवाणी पर टिका हुआ है। इसका मतलब इकोनॉमिक्स हैज़ पावर टू प्रेडिक्ट।
इकोनॉमिक्स में भविष्यवाणी करने की क्षमता विद्यमान है। हाँ, ये जरूर है कि इकोनॉमिक्स एक लेस एग्जैक्ट साइंस है, कम निश्चित विज्ञान है। कारण यह है कि जो इकोनॉमिक्स है उसकी अध्ययन सामग्री सजीव प्राणी है और निश्चित रूप से यहाँ हम नियंत्रित प्रयोगशाला में कोई परीक्षण नहीं करते हैं, तो इसलिए जो भविष्यवाणी करते हैं उसके एकदम सत्य होने की संभावना कम रहती है। हाँ, इतना अवश्य कि जो वास्तविक विज्ञान है, भौतिक, रसायन, जंतु और वनस्पति जिनको आप कहते हैं, उनकी तुलना में यहाँ थोड़ा ये कम निश्चित विज्ञान है। कारण यह है कि वहाँ हम नियंत्रित प्रयोगशाला में परीक्षण कर सकते हैं और यहाँ चूँकि मानव स्वभाव का, उसके व्यवहार का, मानव मस्तिष्क से जुड़े हुए क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है और जिस पर कोई नियंत्रित प्रयोग करना संभव नहीं है। अगर अभी आपसे हम कहें कि आप थोड़ी देर के लिए कुछ मत सोचिए, हम आपके ऊपर प्रयोग कर रहे हैं, पहली बात तो आप मानेंगे नहीं, कुछ न कुछ सोचते रहेंगे हम क्या करेंगे। चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि तुम बड़े ओबीडियंट विद्यार्थी हो, मान गए कि सर ने कहा है, अब हम कुछ नहीं सोचेंगे। तो उतनी देर तुम यह सोचते रहोगे कि हम कुछ नहीं सोच रहे हैं। इसका मतलब कि दिमाग फिर भी काम कर रहा होगा, रुका हुआ नहीं होगा। तो कहने का मतलब है कि थोड़ा ये तो मुश्किल है, लेकिन ये निश्चित है कि विज्ञान है। विज्ञान है, कैसा विज्ञान है? कम निश्चित विज्ञान है। ठीक है, अब देखो, अब अगर विज्ञान है तो ये देखना है कि ये वास्तविक विज्ञान है या आदर्श विज्ञान है, प्योर इकोनॉमिक्स है या नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। तो जब हम इसे प्योर इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो कुछ ऐसे अर्थशास्त्री हैं जो मानते हैं कि ये वास्तविक विज्ञान है, अर्थात जेबी से, सीनियर, मिल, रॉबिन्स, ये अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान मानते हैं। उनके अनुसार अर्थशास्त्र को क्या है, व्हाट इज का अध्ययन करना चाहिए, का अध्ययन करना चाहिए। इसे व्हाट आर टू बी, क्या होना चाहिए, के विवाद में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि यह विषय के विकास में बाधक है। यह प्रश्न नीति शास्त्र के लिए छोड़ देना चाहिए। रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र का उद्देश्य केवल वस्तु स्थिति का ज्यों का त्यों विश्लेषण करना है, न कि उसका समर्थन करना और न उसकी निंदा करना। जैसे आपसे पूछा जाए कि कृषि बिल के बारे में आपकी क्या राय है, तो आप साफ साफ कृषि बिल के जो फैक्ट हैं, फैक्ट का मतलब इसमें यह एमएसपी के बारे में कहा गया है, यह विक्रय के बारे में कहा गया है, यह भंडारण के बारे में कहा गया है, यह जमाखोरी के बारे में कहा गया है, बस बात खत्म। आगे हम नहीं बताएंगे कि यह अच्छा कहा गया है या बुरा कहा गया है, यह हम नहीं बताएंगे कि इसका किसानों पर अच्छा असर पड़ेगा या बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि यह बताना, उसकी अच्छाई, बुराई, सही, गलत, उचित, अनुचित, इन मुद्दों पर व्याख्या करना ये नीति शास्त्र का काम है, यह अर्थशास्त्री का काम नहीं है। और इन लोगों ने आदर्शवादी पहलू के विपक्ष में क्या तर्क दिया? उनका कहना है कि संसाधन सीमित हैं, इसलिए श्रम विभाजन से विशिष्टीकरण को बढ़ावा मिलता है। अगर ये काम बांट दिया जाए कि एक लोग विश्लेषण करें, एक लोग उसकी भविष्यवाणी करें, तो दोनों अपने अपने काम में बहुत एक्सपर्ट हो जाएंगे और काम दोनों कैसा करेंगे? बढ़िया करेंगे। और अगर दोनों काम एक ही आदमी करता है, एक ही विश्लेषण भी करे एक ही व्यक्ति और उसकी अच्छाई बुराई की भी व्याख्या करे, तो उसका वर्कलोड क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। और कार्यभार ज़्यादा हो जाने पर, जैसे हम तीसरा घंटा पढ़ाएं, चौथा पढ़ाएं, पाँचवा पढ़ाएं, पढ़ाई बिल्कुल एकदम थक कर बेहाल हो गए, जैसे गए बैठे और एकदम बिल्कुल हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है, उसी में तुम पहुँचे, सर झूठ बोलना चाहिए। तो मैं उस समय थका था, मैंने नहीं ध्यान दिया और मैं चुप रह गया, न मैंने हाँ कहा न मैंने नहीं किया। तो तुम सोचिएगे अच्छा सर से पूछे तो सर कुछ नहीं बोले, इसका मतलब कि सर समझ रहे होंगे कि चोरी करना ही चाहिए, कोई बात नहीं है, और तुम कल से चोरी करो, कह दो सर ने कहा था कि चोरी करना चाहिए। इसका मतलब मुझे गलत समझे जाने की संभावना बढ़ जाएगी। अगर हमारे ऊपर वर्कलोड ज़्यादा हो जाएगा तो कभी कभी हमारे चुप रहने को, जैसे हमारी संस्कृत में भी मौन स्वीकार लक्षणम, अगर आदमी चुप है तो क्या माना जाता है? कि वो सहमत है। तो यही इन लोगों ने कहा कि अगर वर्कलोड ज़्यादा होगा तो फिर अर्थशास्त्री को गलत समझे जाने का
का अवसर ज़्यादा उत्पन्न होगा, इसलिए इसे आदर्शवादी पहलू के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। दूसरे, चाहिए में विवाद बहुत होता है। जैसे मैं कह दूं कल सुबह 9 बजे से क्लास होगी, बस खत्म कह के मैं चला जाऊं। अब 9 बजे जो आएगा आएगा, नहीं आएगा नहीं आएगा, क्लास हो जाएगी। अब मैं पूछूं अच्छा ये बताओ मैं एक्स्ट्रा पढ़ाना चाहता हूं कल तुम लोगों को, 9 बजे ठीक रहेगा? तब तक फट से अरे सर 10 बजे बुला दे तो ठीक था। तब दूसरा, नहीं सर 11 बजे से ज़्यादा बेहतर रहेगा, सर 8 बजे बुला लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता। अब अंत में होगा कि हम बुलाएंगे ही नहीं। इसका मतलब चाहिए विवाद पैदा करता है। केवल साफ साफ वस्तुस्थिति की व्याख्या में विवाद कम होते हैं, और विषय को विवाद से बचाना जरूरी है, क्योंकि विकासशील सब्जेक्ट है, अगर विवाद में पड़ गया तो इसके लिए अच्छा नहीं है। इसलिए इन लोगों ने कहा कि यह प्योर इकोनॉमिक्स है, ये आदर्शवादी इकोनॉमिक्स नहीं है, अच्छाई बुराई सही गलत उचित अनुचित इसकी व्याख्या नहीं करता है। अब देखो, लेकिन दूसरा जो आदर्श विज्ञान है जिसको हम नॉर्मेटिव साइंस कहते हैं, इसके समर्थक फ्रेजर हैं, उल्फ हैं, हॉटरे हैं। आदि विचारकों का ये मानना है कि अर्थशास्त्र और नीतिशास्त्र घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं एंड दे कैन नॉट बी सेपरेटेड, उनको अलग नहीं किया जा सकता है। महात्मा गांधी ने कहा कि आदर्शात्मक पहलू के बगैर अर्थशास्त्र ठीक उसी प्रकार होगा जैसे हाड़ मांस से बने शरीर में आत्मा न हो। अगर आत्मा नहीं होगी तो शरीर कैसा होगा भाई? आत्मा नहीं तो शरीर मर गई ना, इसका मतलब तो डेड बॉडी हो जाएगी। इसका मतलब इकोनॉमिक्स विदाउट एथिक्स इज ए डेड सिस्टम, मरा हुआ सिस्टम है इकोनॉमिक्स, अगर उसमें नीति शास्त्र नहीं है। सरकार अगर सिर्फ ये बताए कि इतनी बेरोजगार लोग देश में हैं, ये ठीक नहीं है, यह भी बताए कि बेरोजगारी कैसे दूर करेगा और इसको महसूस करे कि बेरोजगारी होना अच्छी बात नहीं है। इसका मतलब ये सारी बातें कैसी हो गई? एथिक्स की हो गई ना, कि बेरोजगारी नहीं होनी चाहिए, बेरोजगारी दूर करने का उपाय करना चाहिए, बेरोजगारी को बुरा मानना चाहिए, बेरोजगारी के लिए चिंतित रहना चाहिए। केवल बेरोजगारी का आंकड़ा पब्लिश कर देना ठीक नहीं है। ठीक है, अब इन्होंने कहा चूंकि मनुष्य एक आर्थिक मनुष्य नहीं है, यद्यपि एडम स्मिथ ने कहा कि मनुष्य एक आर्थिक मनुष्य है, लेकिन सच्चाई ये नहीं है कि मनुष्य एक आर्थिक मनुष्य है। मनुष्य कभी कभी ऐसा भी होता है कि भावना के वशीभूत होकर के ऐसे बहुत सारे निर्णय ले लेता है जिसमें बहुत आर्थिक नुकसान हो जाता है ना। आप केवल तर्क से काम नहीं करते, आप भावना से भी काम करते हैं। तर्क के आधार पर बहुत सारे ऐसे खर्चे समाज में जो आप न करें, जैसे किसी की डेथ हो गई उसकी तिरहुई करनी है, अगर आप तर्क लगाइए अरे यार आदमी ये मर गया तो अब क्या, उससे कुछ थोड़े पत मिल रहा है, जुल रहा है, फालतू का इतना पैसा रुपया खर्च करना, तो तिरही बंद। लेकिन चूंकि तिरही का संबंध हमारे सेंटिमेंट से है, हमारे विश्वास से है, हमारी आस्था से है, हमारी इस मान्यता से है कि यह निश्चित रूप से उसी के लिए हित में किया जाता है, तो हम इतना बड़ा कार्यक्रम करते हैं, लाखों लाख रुपया तिरही में खर्च करते हैं। तो वहाँ तर्क नहीं काम करता, वहाँ क्या काम करता है? भावना काम करती है, और बहुत बड़े पैमाने पर पैसे का वेस्टेज है। शादी विवाह में हम बहुत सारी चीज़ें ऐसा खर्च करते हैं जिनका तर्क से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, अरे भाई रोज़ रोज़ शादी थोड़े करते हैं, बिटिया की शादी एक बार कर रहे हैं, तो बहुत सारे खर्चे आप ऐसे करते हैं जो नहीं भी कर सकते हैं। बच्चे का बर्थडे आप मनाते हैं, तो बर्थडे में ऐसा नहीं है कि ये तर्क के आधार पर करते हैं, बच्चे खुशी के लिए आप कर देते हैं। बहुत सारा ऐसा काम है जो बच्चा आपसे तो दोनों बंद करो। बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं जिनको तुम देखते हो कि उनका अगर लॉजिक से विश्लेषण करो तो तुम ये पाओगे कि ये फिजूल खर्ची है, इसे नहीं करना चाहिए। लेकिन भावना के वशीभूत होकर के हम वो सारे खर्चे कर देते हैं, तो एक व्यक्ति भावनात्मक क्रियाओं से भी प्रभावित होता है, भावना प्रधान भी होता है, इसलिए इसके आदर्शवादी पहलू की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। इसीलिए वो क्या करता है कि कभी कभी मनुष्य की भावनाएं इतनी बलवती हो जाती हैं कि वह 100% अनार्थिक कार्य भी बड़ी सहजता और प्रसन्नतापूर्वक संपन्न करता है। विषय की संपूर्णता तथा निर्णय की शुद्धता के लिए यह अनिवार्य है कि जो विश्लेषण करें वही निर्णय भी करे। यह कतई उचित नहीं है कि रेस दौड़ कर कोई दूसरा आए और विक्ट्री पॉइंट पर कोई दूसरा खड़ा रहे। इनाम लेना हो, दौड़े 5 किलोमीटर ये लड़की, इनाम लेने के लिए ये पहुंच जाएंगे, साहब अब हमारा नंबर आ गया, तो ये ठीक
नहीं है। इसलिए और इसमें समय श्रम की बर्बादी भी है। जैसे मान लीजिए मैं सारा डेटा कलेक्ट करूं, सारी व्याख्या करूं, सब कुछ करूं और आपसे कहूं कि अब आप निष्कर्ष लिखिए, तो मैं सब कुछ जानता हूं, मुझे लिखने में 1 सेकंड लगेगा, लेकिन इनको लिखना है, इनको फिर से सारा पढ़ना पड़ेगा। तो एक तरह से ये समय और श्रम की बर्बादी भी है, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। तो और ऐसे में इस दूसरी बात यह है कि एक ही व्यक्ति दोनों कार्य करने से समय तथा धन जैसे सीमित संसाधनों की पर्याप्त बचत होती है। ठीक है। अब देखो आदर्शवादी विज्ञान के पक्ष में क्या तर्क दिया जाता है। वास्तव में इसमें एक बहुत बड़ा तर्क है एडम स्मिथ का। जब आप हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट पढ़ेंगे तो आप एडम स्मिथ को पढ़ेंगे, अर्थात आप क्लासिकल स्कूल को पढ़ेंगे, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों को पढ़ेंगे। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के बारे में वैसे जो एग्जैक्ट डेफिनीशन है वह कायदे से अगर देखें तो जॉन मेनार्ड कीन्स ने जब एक किताब लिखी 1936 में, जनरल थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, आपने BA थर्ड ईयर में पढ़ा होगा, एम्प्लॉयमेंट और नेशनल इनकम के बारे में, या मैक्रो इकोनॉमिक्स की जिसको आप कहते हैं लैंडमार्क बुक है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है पब्लिक फाइनेंस के इमर्ज करने में, या यूँ कहिए कि डेफिसिट फाइनेंसिंग का जनक है, जिसने घाटे की वित्त व्यवस्था को आर्थिक विकास का एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल के रूप में उसने उसकी व्याख्या की और 1930 की विश्वव्यापी मंदी में उसका बड़ा रोल रहा। तो कीन्स ने अपने उस किताब के प्रीफेस में ये नीचे ये लिखा कि क्लासिकल इकोनॉमिक्स जो हैं वो एडम स्मिथ और उसके जो फॉलोअर्स हैं वो सारे कैसे हैं, ये वास्तव में क्लासिकल स्कूल के लोग हैं। जो एडम स्मिथ के साथ जुड़े हैं, उनके जो फॉलोअर्स हैं, वो सभी कुछ मिल करके क्या बनाते हैं, प्रतिष्ठित स्कूल का निर्माण करते हैं। तो एडम स्मिथ ने 2 बड़ी पॉपुलर बातें कही थी, एक प्रकृतिवाद और एक आशावाद। प्रकृतिवाद के संदर्भ में उसने कहा कि जो संस्थाएं अपने आप इमर्ज की, जिनको प्रयास करके पैदा नहीं किया गया, समय के साथ साथ समय की मांग के अनुसार अपने आप उत्पन्न हो गई, जैसे श्रम विभाजन है, पूंजी है, प्रतियोगिता है, मुद्रा है, जनसंख्या है, मांग है, पूर्ति है, ये संस्थाएं अपने आप इमर्ज की समय के साथ साथ। तो ये संस्थाएं जो अपने आप इमर्ज की, इनको ही हम कहते हैं कि ये प्राकृतिक रूप से इमर्ज की, और ये अवधारणा ही प्रकृतिवाद है। ये अवधारणा क्या है, प्रकृतिवाद, जो कि अपने आप इमर्ज होने की बात करता है। एक तरह से जो नेचुरल तरीके से चीज़ें आ गई। कहते हैं ना कि प्रकृति क्या होती है, प्रकृति के लिए कुछ आप करते थोड़े हैं, प्रकृति से हर चीज़ कैसे आती है, अपने आप आती है। और जो चीज़ उसने कहा कि प्राकृतिक रूप से अपने आप उत्पन्न हुई है, वह समाज के लिए हितकर ही होगी, इसी को उसने उस आशावाद कहा। आशावाद क्या है कि जो चीज़ प्राकृतिक रूप से उत्पन्न हुई है वह समाज के लिए निश्चित रूप से अनिवार्य होगी, और यही उसका आशावाद है। तो प्रकृतिवाद क्या है कि जो संस्थाएं अपने आप इमर्ज की, उन्हें हम प्रकृतिवाद का परिणाम मानते हैं, और अगर वो प्राकृतिक रूप से आई हैं तो समाज के लिए हितकर होंगी, इसलिए उसे हम आशावाद कहते हैं। और इसी धारणा के आधार पर उसने कहा था कि व्यक्ति अपना हित सर्वोत्तम समझता है और इसलिए सरकार को किसी तरह भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, निर्णय उसके ऊपर छोड़ देना चाहिए। तो हर व्यक्ति अपना हित सर्वोत्तम समझता है। ठीक है। अब ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कि हर व्यक्ति अपना हित सर्वोत्तम समझता है। इट मीन्स डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास होनी चाहिए, हर इंडिविजुअल के पास होनी चाहिए। ठीक है। न सरकार तय करे और न घर में पिताजी तय करें। उसको इकोनॉमिक्स में पैटर्नल वेलफेयर कहा जाता है, इसको हम लोग तानाशाही ही कहते हैं। घर में आपको अगर जूता लेना है, 2 चीज़ें, जैसे मान लीजिए आपने कहा पिताजी से मुझे 500 रुपया दीजिए, जूता लाना है। एक तो हो सकता है उन्होंने आपको 500 रुपया दे दिया, आप जाके जूता खरीद लीजिए। दूसरा उन्होंने कहा अच्छा तुम क्या करोगे, लौटते समय शाम को जूता ले आएंगे हम, और लौटते समय उन्होंने जूता खरीदा आपके लिए 1000 रुपये का। आप कितना मांगे थे, 500 रुपया। 500 रुपया पाने पर आप ज़्यादा खुश रहते हैं, 1000 का जूता पा ज़्यादा खुश हैं आप? हाँ,
कारण ये है कि 500 रुपये में आप जूता अपने मन का, अपने कलर का, अपने पसंद का ले आते और आप ज़्यादा सेटिस्फाइड फील करते। लेकिन अब आपको 1000 का जूता मिल गया बट स्टिल यू आर नॉट सेटिस्फाइड, आप संतुष्ट नहीं हैं। इसलिए जब अपनी इच्छा के अनुसार इंसान के जीवन की सबसे बड़ी चाहत क्या होती है, उसकी अपनी स्वतंत्रता होती है, डिसीजन मेकिंग पावर, वो खुद डिसाइड करे। ये बहुत बड़ा समाजशास्त्र भी आप पढ़ रहे हैं कि किसी से पूछा जाए कि उसकी सबसे बड़ी इच्छा क्या है, खास करके महिलाओं की। हाँ, किसी भी महिला की स्वतंत्रता को कैसे आप डिफाइन करते हैं? उसकी स्वतंत्रता इसी बात में है कि वह कितना कंट्रीब्यूट करती है डिसीजन मेकिंग में, उसकी इच्छा का कितना ख्याल रखा जाता है। मानने की दो परिभाषाएं हैं। एक, तुम मेरे मन का सब कुछ करते रहते हो, हम तुमको बहुत मानते हैं, ठीक है। हम तुम्हारे मन का कितना करते हैं, मानने की ये परिभाषा है, ठीक है। मानने की परिभाषा क्या है कि दूसरा तुम्हारे मन का कितना करता है। तुम कितना करते हो ये कोई बात ही नहीं है, तुम तो कर ही रहे हो, तुम्हारे करने से क्या होता है। तो इसका मतलब है कि उसको खुद स्वतंत्रता कितनी है निर्णय लेने की, उसकी इच्छा के अनुसार लोग कितना उससे प्रेम कर रहे हैं, वह मानने की परिभाषा में है। तो इसलिए व्यक्ति अपना हित सर्वोत्तम, एडम स्मिथ कह रहा था कि व्यक्ति अपना हित सर्वोत्तम समझता है, लेट हिम और हर डिसाइड, उसको निर्णय लेने दीजिए, उस पर किसी तरह का दखल देने की जरूरत नहीं है। वो कहाँ पढ़ेगा, कहाँ शादी करेगा, कहाँ रहेगा, कब सोएगा, कब उठेगा, कब चाय पिएगा, कब बैठेगा, ये कौन तय करेगा? लेकिन हमारा आपका तो पापा जी तय करते हैं कि सुबह 4 बजे पक्का उठ जाना है, इतने बजे चाय पी लेनी है, अभी तक नहाए नहीं, अभी तक सोए नहीं, अभी तक खाए नहीं। ये सब कौन तय करता है? घर वाले तय करते हैं, ठीक है। उनको लगता होगा कि भाई अच्छा है, ठीक है। लेकिन गाइड करना ठीक है, आपको सही गलत बताना ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली निर्णय किसको लेना चाहिए? आपको खुद लेना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए कहा कि ये जो प्रकृतिवाद का अंश है और जो रूप प्राकृतिक है वह निश्चित रूप से समाज के लिए लाभदायक है। यही एडम स्मिथ का आशावाद है और यह निश्चित रूप से अर्थशास्त्र के आदर्शवादी पहलू की वकालत करता है। यह अधिक वास्तविक दृष्टिकोण है। आदर्शात्मक पहलू, व्यक्ति अपना हित सर्वोत्तम जानता है को ध्यान में रखकर ही प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने लेसेस फेयर का समर्थन किया। लेसेस फेयर तुमने पब्लिक फाइनेंस में पढ़ा होगा, लेसेस फेयर लेसेस पासर, कि रोको नहीं जाने दो, अर्थात सरकारी अहस्तक्षेप की नीति, गवर्नमेंट ना इंटरफियरेंस की पॉलिसी, सरकार रोके नहीं जाने दो। इसका मतलब ये वास्तव में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी जहां सरकार का हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं था। सारे इकोनॉमिक डिसीजन, क्या उत्पन्न किया जाए, किसके लिए उत्पन्न किया जाए, कैसे उत्पन्न किया जाए, कितना उत्पन्न किया जाए, ये सारे डिसीजन बाजार की शक्तियाँ अर्थात बाजार में मांग और पूर्ति से लिया जाता था और मांग और पूर्ति के आधार पर लिया गया निर्णय हमेशा बाजार को संतुलन में रखता था। अर्थात मांग और पूर्ति हमेशा कैसे होती थी? बराबर होते थे। मान्यता तो यह भी थी कि पूर्ण रोजगार पाया जाता है। अब ये अलग बात है कि वो पाया जाता था कि नहीं पाया जाता था। और यह भी मान्यता थी कि आइडियल मार्केट थी, पूर्ण प्रतियोगिता थी, पूर्ण रोजगार था, सब कुछ, और सरकार किसी तरह हस्तक्षेप नहीं करती थी। यदि कोई अव्यवस्था उत्पन्न भी होती है, यदि कोई असंतुलन उत्पन्न होता है, तो मांग और पूर्ति की शक्तियाँ उसे अपने आप ठीक कर लेंगी, सरकार को दखल देने की जरूरत नहीं है। यही अहस्तक्षेप की नीति थी, ठीक है। इसी को हम जेबीसी का बाजार नियम भी कहते थे। आपने पीछे पढ़ा होगा कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है, पढ़ा है पीछे ने। तो इसलिए यह अधिक वास्तविक दृष्टिकोण है। आदर्शात्मक पहलू लेसेस फेयर की इसीलिए वकालत करता है। मार्शल ने बेरोजगारी दूर करने के उपाय बताए। जेएस मिल ने अनर्जित आय पर प्रगतिशील कर लगाने की बात कही। अब देखो, ये चाहिए वाली बात हो गई। बेरोजगारी दूर करने का उपाय क्यों बता रहे हो भाई?
केवल बेरोजगारी बताओ, दर कितनी है। अनर्जित आय पर कर लगाया जाना चाहिए, कहने की क्या जरूरत है ना। कीन्स ने नए अर्थशास्त्र का प्रतिपादन किया, अर्थात घाटे की वित्त व्यवस्था अपनाई जानी चाहिए, तभी हम अर्थव्यवस्था को पुनः गति प्रदान कर सकते हैं 1930 की मंदी के बाद। तो ये बहुत सारे लोगों ने आदर्शवादी पहलू की बात की और कल्याणवादी अर्थशास्त्र की अलग से व्याख्या। आपके कोर्स में वेलफेयर इकोनॉमिक्स अलग से है। ये इस बात को सिद्ध करता है कि हमको आदर्शवादी पहलू की किसी भी पक्ष को नकार नहीं सकते हैं, यह अनिवार्य है। ठीक है, लिमिटेशंस क्या है? अर्थशास्त्र के अध्ययन की सीमाएं हैं। यह सामाजिक व्यक्ति का अध्ययन करता है, आपने देखा परिभाषा में। यह वास्तविक मनुष्य का अध्ययन करता है, आपने ये भी देखा, काल्पनिक मनुष्य की व्याख्या नहीं करता है। यह मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। यह सामान्य व्यक्ति का मतलब असामान्य व्यक्तियों की व्याख्या नहीं करता है। असामान्य का मतलब जो पागल हैं, जो दारू पिए हुए हैं, जो अफीम खाए हुए हैं, वो सब कैसे हो गए? असामान्य है। यह आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, इसके नियम कम निश्चित होते हैं। यह इसकी सीमाएं हैं। इसके अलावा इसका महत्व क्या है? सैद्धांतिक महत्व है और व्यवहारिक महत्व है। सैद्धांतिक महत्व अर्थशास्त्र के अध्ययन से विश्लेषण, तर्क क्षमता का विकास होता है। इसके अलावा ज्ञान का विस्तार होता है। व्यवहारिक महत्व क्या है? अर्थशास्त्र के अध्ययन का व्यवहारिक महत्व उपभोक्ता के लिए, उत्पादक के लिए, राजनीतिक के लिए, वित्त मंत्री के लिए, सामाजिक कार्यकर्ता के लिए, किसान के लिए, श्रम संघ के लिए इस समय तो बहुत जरूरी है। किसानों से संबंधित बिल है और सभी किसानों के संघ आंदोलन कर रहे हैं, तो उनको इकोनॉमिक्स आना बहुत ज़रूरी है। किसानों को भी आना जरूरी है और किसान संघों को भी आना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि तार्किक होना जरूरी है। उससे बड़ी बात है कि ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि जब विषय का सही सही ज्ञान होगा, जब आप उसको तर्कपूर्ण तरीके से अपने फोरम से सरकार के सामने रख पाएंगे, तब सरकार आपकी बात सुनेगी या नहीं सुनेगी। तो इसका मतलब कि ये अगर सारा ज्ञान आपके पास है तो आप कोई भी समाज सुधारक भी कोई है अगर, तो उसे समाज के अगर कोई भी कार्य करना है तो समाज में काम करने के लिए उसे तमाम नीतियों की, सिद्धांतों की, तमाम योजनाओं की, इन सब की बहुत विस्तृत जानकारी होगी, तभी ना किसी को कोई बात समझा सकता है, किसी की मदद कर सकता है, किसी को उसे लाभ दिला सकता है। अभी किसान संघों को अगर पूरा कृषि बिल का सही सही ज्ञान नहीं होगा तो कैसे लड़ेंगे सरकार से? तो उसका तथ्यपरक ज्ञान व ईमानदारी से उनको होना चाहिए और उन्हें सही गलत जानना चाहिए। देखो, इकोनॉमिक्स की सबसे खराब बात यह है कि ये मानकर चलता है कि अन्य बातें समान रहें। सबसे खराब बात इकोनॉमिक्स की नहीं, पूरे सिस्टम की है। कोई भी सरकार जब नीति बनाती है तो ये तो पक्का है कि नीति बनाने में या नीति के निर्धारित जो मानदंड है उसमें कोई बुराई नहीं होती है। बुराई कहाँ पैदा होती है? बुराई पैदा होती है जो अन्य बातें समान रहें की मान्यता में, क्योंकि अन्य बातें समान नहीं रहती हैं। हमने कहा कि ये बाज़ार से गेहूं खरीद करके इस दाम पर और हमको गोदाम में रख देना है और इसे इस दाम पर फिर बाद में गरीबों में बांट देना है। इसमें कहीं कोई तुमको बेईमानी दिखाई पड़ रही है? नहीं है। लेकिन अन्य बातें समान रहें तब। अब खरीदने के लिए मुझको दे दिया गया, अरुण कुमार सिंह जाइए आप इतना गेहूं खरीद लीजिए, ठीक। अब मैं गया तो मैंने बेईमानी करना वहाँ शुरू किया। खरीदा 100 कुंटल और दिखाया 50 कुंटल। 100 कुंटल सरकार दे, 50 कुंटल मैंने बाजार में बनिया को दे दिया। खरीदा समर्थन मूल्य पर, 10 रुपये बढ़ा के उसको दे दिया। अब 2 महीने बाद वो 50 रुपये बढ़ा के बेचेगा, तो गड़बड़ हुआ ना। ये बात तो नियम में कहीं नहीं थी, ये तो कहीं सिस्टम में नहीं था। सरकार के भी दिमाग में ये बात नहीं है कि ऐसा होगा। और ऐसा है तो जो ट्रैकिंग मशीनरी है, कहते हैं कि जो ट्रैक कर रहा है, जिसको मॉनिटर करने का काम सौंपा जाता है। आप किसी चोरी को पकड़ने के लिए चोर को इंस्पेक्टर रखते हैं। आप ये थोड़ी जानते हैं कि इंस्पेक्टर जाकर के चोर से हिस्सा ले लेगा। आप तो ये जानते हैं ना कि इंस्पेक्टर जाएगा पकड़ लाएगा, लेकिन इंस्पेक्टर जाकर के चोर से हिस्सा ले लेता है अगर, तब ये तो नियम में नहीं है, ये जानकारी में नहीं है। तो जो उद्देश्य है उस नियम का, उस नीति का, वह व्यवहारिक धरातल पर फलीभूत नहीं होगा।
और ये जो कि बातें हैं समाज में, इनसे हम आप मुंह नहीं मोड़ सकते, इसलिए ऐसा होता है कि जो हमारा लक्ष्य है वो प्राप्त नहीं होता है। भाई कृषि बिल की ही बात आप देखें, कृषि बिल 3 हैं जो आए हुए। अगर सचमुच एक दिन ईमानदारी से बैठ करके सरकार, किसान संघ, अर्थशास्त्री, विषय का जानकार, व्यापारी भी बुला लीजिए, आप उससे बिल को पढ़ डालिए, और अगर सही में वो सब अच्छा है तो विवाद तुरंत खत्म हो जाना चाहिए, और अगर उसमें कोई दिक्कत है उसको ठीक कर देना चाहिए। इतना उसको खींचने की क्या ज़रूरत है बिना मतलब ना, ये झगड़ा ही क्यों चले? अगर सही है तो मान लो, और गलत है तो उसमें संशोधन कर लो, बात खत्म हो गई। तो कहीं ना कहीं कोई न कोई प्रॉब्लम रहती है जिसकी वजह से समस्याएं बनी रहती हैं। तो ये आपका नेचर एंड स्कोप है पूरा का पूरा। इसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे अर्थशास्त्र के विषय क्षेत्र की चूँकि बात है, एक पोर्शन हो गया इसका, दूसरा पोर्शन विषय क्षेत्र में हमको पढ़ना है, तो हम इसमें पढ़ेंगे माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स। हम बड़े व्यापक रूप में अर्थशास्त्र को कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो और मैक्रो क्या है इसे हम लोग कल पढ़ेंगे।